नमस्कार, सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। लंग्स यानी कि फेफड़े का कैंसर का नाम सुनते ही लोग डरते हैं। वैसे तो हर रोग बहुत ही तकलीफदेह होता है, लेकिन अगर लंग कैंसर की हम बात करें तो जो अपने आप में ही काफी गंभीर होता है। लेकिन आप इस रोग से कैसे दूर रह सकते हैं और अगर इस समस्या से जूझ रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए और एडवांस टेक्नोलॉजी ट्रीटमेंट की कितनी उपलब्ध है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम। और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजीवनी हॉस्पिटल के कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनिकेत ठोके। डॉक्टर अनिकेत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। डॉक्टर अनिकेत, फेफड़ों के कैंसर की अगर हम बात करते हैं तो शुरुआत हम यहीं से करें कि फेफड़ों से जुड़ी जो भी बीमारी होती है, क्या उनके लक्षण मिले जुले आते हैं? चाहे हम फेफड़ों में इन्फेक्शन की बात करें, निमोनिया की हम बात करें, टीबी की हम बात करें या फिर कैंसर की हम बात करते हैं, इसको हम जस्टिफाई कैसे करते हैं और किस तरीके के लक्षण आते हैं? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि कैंसर के लक्षण, टीबी के लक्षण और साधारण इन्फेक्शन के लक्षण समान होते हैं। इसमें हम कहते हैं इंडेक्स ऑफ सस्पिशन। जो डॉक्टर आपको ट्रीट कर रहे हैं, चाहे वो कैंसर संबंधित डॉक्टर हो या ना हो, उनके पास एक इंडेक्स ऑफ सस्पिशन होता है कि क्या इस पेशेंट को कैंसर होने की संभावना आम लोगों से ज़्यादा है। क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि भारतवर्ष में टीबी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली फेफड़े की इन्फेक्शन की बीमारी है, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर इम्यूनिटी कम है, डाइट प्रॉपर नहीं है, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, जिसमें खेतों में काम किया जाता है और एक दूसरे से फैलने वाली बीमारियाँ कॉमन होती हैं क्योंकि घर पास पास बने होते हैं। इस समय हम ये कह सकते हैं कि टीबी सबसे पहले सस्पेक्ट होता है किसी भी डॉक्टर का, अगर कोई पेशेंट उनके पास आया है तो। हमारे कैंसर संबंधित बात करें तो हमारे पास कई ऐसे पेशेंट आते हैं जिनका शुरुआत में टीबी के लिए इलाज किया गया, फिर उसमें सक्सेस नहीं मिला, तब ये सस्पेक्ट किया गया कि ये कैंसर हो सकता है और कुछ केसेस में एक ही पेशेंट को टीबी और कैंसर दोनों निकला। अच्छा, तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि टीबी के कारण उनका कैंसर का डायग्नोसिस थोड़ा लेट हो गया। ठीक है डॉक्टर साहब, कैंसर वास्तव में क्या है? क्योंकि अभी तक हम ये बोलते हैं कि अनियंत्रित जो भी ग्रोथ होती है हमारी बॉडी में, वो कहीं जाकर कैंसरस हो सकती है। फेफड़ों में क्या कारण होता है कैंसर होने का? जी, जैसे नॉर्मल कैंसर की बात करें सर, तो हर सेल में एक सेल साइकिल होता है। तो जो नेचर है उसने ऐसा बनाया है कि सेल साइकिल गवर्न होता है, उसको एक ऊपर एक कंट्रोल रहता है। कितने सेल साइकिल होने के बाद आगे सेल डिवाइड करना बंद कर देता है, उसे मालूम है कि हम आगे और डिवाइड नहीं कर सकते, उसके बाद वो सेल की डेथ होती है, जिसे नेचुरल एजिंग कहा जाता है, उम्र बढ़ना। कैंसर सेल में म्यूटेशन होता है। ये म्यूटेशन होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। रेडिएशन हो सकता है, रेडॉन गैस हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, पॉल्यूशन की वजह से भी हो सकता है और कभी कभी इसका कारण मालूम नहीं रहता है। तो इस म्यूटेशन से जो सेल साइकिल का स्टॉप पॉइंट है वो बंद हो जाता है। तो सेल को ये पता नहीं चलता है कि इसके आगे मुझे डेवलप नहीं करना है या डिवाइड नहीं करना है और वो अनकंट्रोल्ड डिवीजन में चला जाता है जी। उसके बाद भी शरीर के पास ऐसे कुछ सेफ्टी सिस्टम्स हैं जिसमें अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ को रोका जा सकता है। अगर वो सिस्टम फेल हो गए तो ये कैंसर में बदल जाएगा। डॉक्टर साहब, कैंसर के बारे में अब तक हमने जितने भी प्रोग्राम्स किए हैं, जितने भी स्पेशलिस्ट पे हमने बात की है, उनका सीधा सा एक जो कहना होता है वो कि अगर ये शुरुआती स्टेज में पता चल जाता है तो इसको क्योर किया जा सकता है, लाइफ जो है उसको बढ़ाया जा सकता है। अगर हम फेफड़ों से जुड़ी बात करें हैं तो क्या ऐसे लक्षण हैं जिस पर हमें खुद से ही अलर्ट हो जाना चाहिए कि कहीं हमें ये गंभीर बीमारी तो नहीं है? क्या वो चीज़ें हैं जो इशारा करती हैं? मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि लंग कैंसर भी एक प्रकार का साइलेंट कैंसर है, क्योंकि इनिशियल स्टेज 1 और स्टेज 2 में इसके इतने कम सिम्टम रहेंगे कि अगर आपने रूटीन सीटी स्कैन या एक्सरे नहीं कराया तो उसे स्टेज 1 या 2 में पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। अधिकतर हम ये देखते हैं कि अगर किसी पेशेंट का सीटी स्कैन किसी और कारण से हुआ
जैसे कि अभी आप कोविड पेंडेमिक चल रहा है, उसमें कोविड के कारण कई लोगों के सीटी स्कैन कराए गए कोविड देखने के लिए, और उसमें हमें पकड़ में आ गया कि इसको तो लंग कैंसर भी हो रहा है। तो ऐसा काफ़ी कम होता है कि सीटी स्कैन किसी और कारण से किया जाए, उसमें हम स्टेज 1 या स्टेज 2 में उसको पकड़ पाते हैं। अधिकतर स्टेज 3 या 4 में ही हमारे पास सिम्टम्स आने के बाद ही पेशेंट पहुंच पाते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसा कि कैंसर के लिए कहा जाता है, जैसे टीबी के लिए भी आपने कहा कि कुपोषण की वजह से भी हो सकता है, एक क्या ये मिथ है कि जो सिगरेट पीते हैं, जो तम्बाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, क्या ऐसे लोगों को लंग कैंसर होता है? क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जो इन चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं उनको भी ये लंग कैंसर हो जाता है। जी जी जी, अगर आप देखें हिस्ट्री में तो तंबाकू से होने वाले 2 मेन कैंसर्स हैं जो बहुत सारी रिसर्च, अभी तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप तंबाकू का सेवन कर रहे हैं तो आपको कान, नाक, गले का कैंसर और फेफड़ा कैंसर होने की संभावना लगभग दुगनी हो जाएगी। इसका कारण ये है कि लंग कैंसर होने का शुरुआत होती है लंग्स की सेल्स से। ये सेल्स डायरेक्टली हवा में जो पॉल्यूटेंट प्रेजेंट है, जो स्मोक में रहते हैं, अब वो इंडस्ट्रियल स्मोक बोल लीजिए, पर्सनल जो सिगरेट स्मोक या तंबाकू बोल लीजिए, गुटखा बोल सकते हैं, जो घर के अंदर चूल्हा फूकने के कारण होता था वो, और रेडॉन, ये सारी चीज़ें डायरेक्टली सांस के थ्रू लंग्स के सेल्स को अफेक्ट करती। शुरुआत में जो सेल डैमेज होती है उसे रिपेयर कर लिया जाता है, लेकिन अगर ये बार बार एक्सपोज होता रहे तो बाद में उसके कैंसर बनने की संभावना लगभग दुगनी। तो आप ये बिल्कुल साफ साफ कह सकते हैं कि कैंसर होने का कारण मोस्टली रहता है सिगरेट स्मोकिंग। ऐसे कुछ ग्रुप्स हैं जैसे कि महिलाएं जिनको सिगरेट स्मोकिंग नहीं होती, चूल्हे का स्मोक अभी एक्सपोज होना काफ़ी कम हो गया है क्योंकि अभी लगभग सबके पास में गोबर गैस या LPG गैस उपलब्ध हो गया है, इवन गाँवों में उपलब्ध हो गया है। ऐसे लोगों में होता है कि ये जेनेटिक है, उसमें परिवार में किसी को कैंसर की शिकायत थी जिसे जांचा नहीं गया या पूछा नहीं गया, और उसके कारण कम उम्र की महिलाओं को, कम उम्र के पुरुषों को भी लंग कैंसर हो सकता है। ऐसे होने की संभावना लगभग 5 से 10% ही है। ज़्यादातर 80% लोगों को ये सिगरेट स्मोकिंग के कारण या तो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट इसी से हो रहा है। ये प्रिवेंटिव है, आप जेनेटिक्स को नहीं बदल सकते, लेकिन आप स्मोकिंग को अगर कंट्रोल करेंगे तो आप उसे रोक सकते हैं। ठीक है, मेजर कारण है। डॉक्टर साहब, अगर लंग कैंसर को हम चर्चा करें, इसको देखें, तो फेफड़ों से जुड़ी जो दूसरे रोग हैं, चाहे COPD की आप बात कर लीजिए या जो टीबी की बात कर लीजिए, टीबी जो होता है वो फेफड़ों में होने वाला टीबी संक्रामक होता है, वो एक से दूसरे को फैलता है, लेकिन क्या कैंसर भी फैलता है अगर फेफड़ों में कैंसर होता है तो? जी नहीं, कैंसर अगर किसी को है तो वो सांस के रास्ते या खांसी के रास्ते तो नहीं फैलेगा, और एक से दूसरे व्यक्ति में किसी भी प्रकार के कैंसर के फैलने की संभावना बहुत ही कम होती है, बहुत कम होती है। अच्छा, दूसरा महत्वपूर्ण जो ये मैं कह रही थी डॉक्टर साहब कि जैसे इसके बहुत सारे कारण हैं, क्या हमारी लाइफ स्टाइल, क्या हमारा खान पान या आज का हमारा वर्तमान जो आसपास का माहौल है, क्या ये भी कुछ हद तक जिम्मेदार है लंग कैंसर के लिए? जी हाँ, आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि एक तो आपकी जो सराउंडिंग्स हैं उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन, जैसे गाँव में आप देखे होंगे जब हम बच्चे थे हमारे घर बहुत हवादार होते थे, हर घर के आगे या पीछे गार्डन या फिर एक आंगन या बाड़ी होती थी जहाँ पर हवा, हमें फ्रेश हवा मिल जाती थी। आजकल जैसे शहरों में रहते हैं, कंक्रीट के जंगल है, वहाँ पर हवा उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं रहती है, और इतने पास पास घर बने रहते हैं, पास में फैक्ट्री है या शहर के बीचों बीच है जहाँ पर धूल है, इसके कारण जो एयर क्वालिटी है वो पहले से काफ़ी ख़राब हो गई। सेकेंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो फिज़िकल वर्क हम लोग करते थे पहले की तुलना में वो काफ़ी कम हो गया। अभी हम घर के अंदर बैठे हुए या अभी ऑफिस में बैठे हुए हम ज़्यादातर कुर्सी और टेबल पर बैठकर ही काम करते हैं, तो हमारे अंदर जो हवा जा रही है वो रिसर्कुलेटेड हवा है, जो AC की है, उसमें बाहर से फ्रेश हवा काफ़ी कम आ रही है। ये एक फैक्टर है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या कहा जाए वो तो मैं क्लियर नहीं कर पाऊँगा, बट डेफिनेटली ये एक फैक्टर है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी। अगर आपकी बॉडी हेल्दी है और उसकी इम्यूनिटी ठीक है तो छोटे मोटे कैंसर अगर शुरुआती स्टेज में है तो बॉडी उसे खुद ही रोक सकती। अच्छा, आपके पास अगर वो इम्यूनिटी नहीं है बीमारी की वजह से या लाइफस्टाइल की वजह से, तो आपके रिस्क थोड़े से बढ़ जाएंगे।
कारणों पर विस्तार से चर्चा हम कर रहे हैं डॉक्टर साहब। एक सवाल और था कारण को लेकर मेरा, वो ये कि क्या किसी गंभीर बीमारी की वजह से, क्या सीओपीडी की वजह से, फेफड़े में इन्फेक्शन की वजह से भी क्या ये बीमारी कैंसर में तब्दील हो सकती है? इससे जुड़ा जवाब मैं आपसे लूंगा। तब मैंने पूछा था कारणों पर हम चर्चा कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि अगर इन कारणों के प्रति लोग अवेयर हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि काफी हद तक वो अपने आप को बचा सकेंगे। क्या गंभीर बीमारी, क्या फेफड़े में हुई टीबी या फेफड़ों में हुआ इन्फेक्शन, कई बार देखते हैं कि पानी भर जाना, क्या इनके ठीक नहीं होने की वजह से ये कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है क्या? देखिए, डायरेक्टली अगर आप चाहें तो सिर्फ उसके दो एग्जाम्पल है। एक है एस्बेस्टोसिस और सिलिकोसिस। जो सीमेंट फैक्ट्री में काम करते हैं, स्लेट फैक्ट्री में काम करते हैं, उसमें सिलिका जो सीमेंट बनाने में उपयोग होता है, ये हवा के साथ फेफड़े में जमा होते जाता है। अगर ऐसा सालों तक हुआ तो उसके कारण जो सिलिका के पार्टिकल्स हैं वो फॉरेन बॉडी होती है बॉडी के लिए, उसके कारण वो कुछ केसेस में कैंसर में बदल सकता है। लेकिन अगर आपके पास इंडस्ट्रियल प्रोटेक्शन है, अगर आप प्रॉपरली मास्क का यूज़ कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, तो ये संभावना काफ़ी कम हो जाती है। दूसरा, जैसे आपने कहा कि सीओपीडी या टीबी, ये डायरेक्ट कारण नहीं है, लेकिन इससे जो लंग्स में डैमेज होता है उसके बाद अगर उसमें कोई और एक्सपोजर हुआ जो कैंसर जनित है, जैसे कि रेडॉन गैस या रेडिएशन या फिर एक्स्ट्रा स्मोकिंग जो एक डैमेज लंग पे हो रही है, तो उसमें कैंसर होने की संभावना थोड़ी और बढ़ जाएगी। स्मोक करने वाले ऑलरेडी डैमेज है, आपने उसको प्रोटेक्ट करने के बजाय और एक्सपोज कर दिया। जी डॉक्टर साहब, लक्षणों पर हम जाएं उसके पहले छोटा सा ये सवाल, जो कि एक मिथ है, लोगों का ये कहना होता है कि बहुत सारे लोग स्मोकिंग करते हैं, सभी को कैंसर नहीं होता है लंग्स का। इसके लिए क्या आप हिदायत देंगे? देखिए, ये स्टडीज़ में प्रूव हो चुका है कि अगर आप स्मोक करते हैं तो आज नहीं तो कल आपके कैंसर होने की संभावना आम जनता जो स्मोक नहीं करती उससे दुगना से 2.5 गुना है जी। तो मेरा एक सीधा सवाल है सभी लोगों से कि जब आप हाई रिस्क एक्सपोजर जनित काम कर रहे हैं तो आपकी रिस्क बढ़ जाएगी, और ये आपके हाथ में है कि स्मोकिंग रोकें ताकि आप फ्यूचर में सेफ रहें, अपने लिए और अपने परिवार के लिए। बिल्कुल। तो क्या ये ठीक नहीं होगा कि हम स्मोकिंग आज ही बंद कर दें? बिल्कुल, और बहुत दूसरों अहम को ना बात, करने दें। बहुत अहम बात डॉक्टर साहब, क्योंकि केवल एक्सक्यूज देकर आप खुद को डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन जो बीमारी है उससे आप नहीं बच सकते। इसलिए ज़रूरी है कि स्मोकिंग की आदत को छोड़ देना चाहिए। लक्षणों पर हम चर्चा करें, चूंकि लंग्स से जुड़ा हुआ ये बीमारी है कैंसर, जिसको आपने भी कहा कि शुरुआती स्टेज में पकड़ पाना मुश्किल होता है। आप तीनों ही चारों बीमारी जितनी मैं चर्चा कर रही हूँ, चाहे सीओपीडी की बात कर लें, चाहे टीबी की बात कर लें, चाहे कैंसर की बात कर लें, या सामान्य सर्दी खांसी की बात कर लें, खांसी से शुरुआत होती है डॉक्टर साहब, फिर फीवर आना, क्या ये सामान्य जो लक्षण है वो दूसरी बीमारियों में भी होते हैं? क्या कुछ स्पेसिफिक लक्षण होते हैं कैंसर के? जी, हम ये कहते हैं कि अगर आपका कोई सिम्टम इलाज करने के बावजूद 2 हफ्ते से ठीक नहीं हो रहा है और बढ़ रहा है, तो आपको सस्पिशन हो जाना चाहिए कि कहीं ये कैंसर तो नहीं है। अगर आपने टीबी का सस्पेक्ट किया, आपने बलगम की जांच कराई, टीबी की दवाई खाई, उसके बाद में भी आपको आराम नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि उसमें टीबी के साथ साथ कुछ दूसरी पॉसिबिलिटी भी है जो कैंसर हो सकता है। तो आपका इंडेक्स ऑफ सस्पिशन बढ़ जाना चाहिए। जो आपके ट्रीटिंग डॉक्टर हैं वो आपको अगर सीटी स्कैन या बायोप्सी में जाने की सलाह देते हैं, उसे बिल्कुल करना चाहिए ताकि ये क्लियर हो जाए कि ये कैंसर तो नहीं है। दूसरी बात होती है खांसी में खून आना। ये ज़्यादातर 2 ही चीज़ों में पाया जाता है, एक है टीबी और दूसरा है कैंसर। अगर खांसी में खून आ रहा है, एक बार भी अगर खून आया तो उसे काफ़ी सीरियसली लेके इलाज कराना और जानकारी के लिए जांच कराना ज़रूरी है। ऐसे केसेस में हम एक्सरे या अगर उपलब्ध है तो सीटी स्कैन से आजकल ये काफ़ी हद तक पता चल जाता है कि ये टीबी है या कैंसर है। अच्छा। तो इसको जल्दी करना चाहिए। कई बार उसमें दवाई लेने के बाद में किया जाएगा, ऐसा न करके जितना जल्दी हो सके। डॉक्टर साहब, ये जो लक्षण है बहुत बारीक लक्षण है, इस पर तो हमें खुद को अलर्ट होने की ज़रूरत होती है। साल में जैसे हम एक रूटीन चेकअप कराते हैं अपने ब्लड का कि हमें शरीर में ब्लड में कोई बीमारियां तो नहीं है, जानकारी मिल जाती है। क्या हम अपने फेफड़ों की सेहत को जानने के लिए क्या स्वस्फूर्त या खुद से जाकर हम कुछ ऐसी जाँच करवा सकते हैं जिससे हम रिलैक्स हो सकें कि हमें कोई गंभीर बीमारी फेफड़ों में नहीं है? जी, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो साल में एक बार हेल्दी चेकअप होता है वो अधिकतर लोग नहीं करते या नहीं करा पाते।
ये काफ़ी बड़ा कारण है कि सिर्फ कैंसर ही नहीं, बाकी बीमारियां जैसे कि शुगर, बीपी या बॉडी में इन्फेक्शन, ये हम डायग्नोस करने से वंचित रह जाते हैं जी। अगर आप लंग कैंसर स्पेसिफिक पूछना चाहते हैं तो डिजिटल एक्सरे चेस्ट होता है। अच्छा। वो अगर आप एनुअल चेकअप में साथ में कर लें, इट इज़ ऑलरेडी अ पार्ट, वो तो किया ही जाएगा आपका। तो उससे अगर किसी को कैंसर की शुरुआती स्टेज है तो वो कुछ हद तक लगभग 50 से 60% तक उसमें दिखाई दे सकता है। बिल्कुल। ट्रीटमेंट वाली पार्ट पर हम चर्चा कर लें डॉक्टर साहब, समय हमारे पास में कम होगा। इलाज की जो संभावना है वो किस हद तक है और व्यक्ति की जिंदगी को किस हद तक एक डॉक्टर जो हैं वो बचा लेते हैं कैंसर को लेकर? जी जी, देखिए, अगर कैंसर के इलाज की बात करें तो सबसे पहले होता है स्टेजिंग, कि आपका कौन सा स्टेज में है। जैसे कि आपने कहा स्टेज 1, 2, 3 एंड 4, अधिकतर लोग हमारे पास स्टेज 3 या 4 में पहुंच सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इलाज करने से पहले, एक होता है बायोप्सी, जिसमें हमें पता चले कि कौन से प्रकार का है, स्मॉल सेल या नॉन स्मॉल सेल। उसमें बहुत सारे अलग अलग सब टाइप्स भी होते हैं, कुल मिला के लगभग 7 या 8 प्रकार हो सकते हैं। तो वो कौन सा प्रकार है ये जानने के लिए बायोप्सी जांच। दूसरा होता है स्टेजिंग, जिसके लिए सीटी स्कैन या पेट सीटी स्कैन करना जरूरी होता है। उसमें ये पता चलता है कि फेफड़े तक सीमित है या फेफड़े को क्रॉस करके शरीर के दूसरे अंगों में ये जा चुका है। जैसा स्टेज होगा वैसा उसका इलाज रहेगा। स्टेज 1 और 2 में होता है सर्जरी या रेडिएशन। स्टेज 3 जिसमें हम ज़्यादातर मरीजों को देखते हैं उसमें रहता है कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन। और स्टेज 4 उसमें होता है सिर्फ कीमोथेरेपी, जो कि टैबलेट या इंजेक्शन फॉर्म में उपलब्ध है। बिल्कुल, काफ़ी अहम जानकारी मुझे लगता है डॉक्टर साहब आपने दी। कारण और लक्षण पर हमने ज़्यादा फोकस इसीलिए किया है क्योंकि ज़रूरी है कि आप बीमारी तक पहुँचे ही ना और अपने आप को बचा कर रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। जी। तो फेफड़ों जैसी गंभीर बीमारी के लिए, खास करके अगर कैंसर की बात करें, टीबी के लिए बात करें, तो स्मोक एक सबसे बड़ा कारण बनकर सामने आया है, जिससे 80% चांसेस होते हैं कि आगे चलकर ऐसी गंभीर बीमारी हो सके। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से भी हमारी यही अपील है कि अच्छी आदतों को अपनाएं, अच्छा जीवन जिएं अपने लिए और अपने परिवार के लिए। नमस्कार।